सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मसीहा ने खुद अपनी ही हुकूमत को एक मरतबा फिर अजियत में, मुश्किल में डाल दिया है। पिछले दिनों फरमा रहे थे कि अवाम को 3 साला कारकर्दगी से आगाह किया जाए। सुनकर खुशी हुई कि इन उल जलूल हरकात को, इस तर्ज हुक्मरानी को वो कारकर्दगी भी समझते हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म के ऐन इरशाद के मुताबिक वज़रा ढोल ताशे लेकर मैदान में आ चुके हैं। हमने ये किया और हमने वो किया कि सदाओं से इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो गूंज रहा है। 2 वज़रा ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब ली थी। एक वज़ीर को तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन दूसरे वाले वज़ीर ने इंतहाई खूबसूरत बातें की हैं। नाम है उनका फ़ारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं। सनसनीखेज़ इंकशाफात कुछ किए हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है, आवाम में सरासीमगी से फैल गई है, लोग एक दूसरे से पता पूछते फिर रहे हैं उस मुल्क का जिसकी जानिब इशारा किया है फ़ारूक हबीब साहब ने। वज़ीर मौसूफ फरमाते हैं कि शजरकारी मुहिम का लोहा दुनिया ने माना। वज़ीर मौसूफ को याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने नहीं माना। और अगर आपको लगता है कि मैं फरोयात बक रहा हूं तो मेरे हाथ में ये 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एक न्यूज़ वीक की है। न्यूज़ वीक को आप चैलेंज करने की गलती मत कीजिएगा। ख्वाब में भी कभी कोई अगर आपको कह जाए कि आप पीटीआई के वजीर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हवा भरते हैं, कभी उनकी बातों में मत आइएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं उसी जुबान में जिसमें आप लोगों को बातें समझ में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सीक्स रिकॉर्ड्स ऑफ 10 बिलियन ट्री सुनामी। यह न्यूज़ वीक की रिपोर्ट है। उससे अच्छी रिपोर्ट आपको डॉन की लगेगी, शुस्ता अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स प्रोब इनटू बिलियन ट्री सुनामी, हार्ड टू ब्रीथ इन वेरियस सिटीज, सेज CJP गुलजार अहमद। इसकी एक बड़ी खूबसूरत लाइन जिसको उर्दू में बताना ज्यादा मुनासिब होगा कि ये 10 बिलियन ट्री क्या बनी गाला में लगे हैं। चेक कर लीजिएगा, मैंने जो कहा है ये वाकई मुसद्दिका रिपोर्ट है या मैंने घर पे ये रिपोर्ट शाया की है और मैं आपको दरोगोई के रिकॉर्ड कायम करने की नीयत से ये सुना रहा हूं। अदलिया उस पर सवालात उठा चुकी, ये तक कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस में कि एक पौधा जो मिसाल के तौर पे 4 आने का था उसे 10 रुपए का बेचा गया, लेकिन इसकी जानिब एहतसाब वालों की तवज्जो नहीं जाती। वजीर मौसूफ जनाब फ़ारूक हबीब साहब ने पनागाहों और लंगर खानों का भी क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन से घबराए नहीं। ये तो अच्छा है कि अगर आप अपोजिशन से नहीं घबराए, लेकिन अगर आप सिर्फ अल्लाह मियां से ही घबराते रहते ना हुजूर, तो ये सिर्फ बयानात इस तरह के भी नहीं देते आप। इतना मुझे गुमान है कुछ। पनागाहें और लंगर खाने, ये सैलानी वेलफेयर की तरह हुकूमत मुल्कों को चलाएगी, ये दिन भी बहरहाल हमें देखना था और उसके बाद फिर हमें एहसान भी जतलाया जाएगा। ये सिर्फ आप ही के दौरे हुकूमत में मुमकिन था। लेकिन इसके अलावा कुछ और एहसानात भी हैं इस हुकूमत के, उन एहसानात की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा एहसान जो इस वक्त जिसकी बाज़गश्त से फ़ज़ाएँ गूंज रही हैं वो है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, जिस पर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। तमाम सहाफ़ती अंजुमनों ने यक आवाज़ होकर, हम आवाज़ होकर इस बिल को मुस्तरद फरमा दिया है। काला कानून मार्शल्ला ज़हनियत की पैदावार, ड्रैकोनियन लॉ, मार्शल्ला माइंडसेट की पैदावार, आज़ादी इज़हार के यकसर खिलाफ, हुकूमत इसकी आड़ में अपने मकासद का, अपने कुछ मुबैना अहदाफ का हुसूल चाहती है। ये सब मेरे मोबाइल पे एक ही खबर खुली है जिसमें वो तमाम प्रेस रिलीज पूरी की पूरी 3 पेज की है। पढ़ने की अजियत मैं उठाना नहीं चाहता। अब ऐसी सूरत में हुकूमत अपनी कारकर्दगी का दिफा कैसे करेगी, ये है आर्ट जिसका मुजाहरा अभी आप थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला देखने वाले हैं। दूसरी जानिब मेरी पसंदीदा को इन्वर्टेड कॉमास में रखना भाई, वरना मुझे पटवारी कह दिया जाएगा इस प्रोग्राम के आखिर तक। मेरी पसंदीदा सियासी जमात नून लीग खिफ़त मिटाने को आप देखिए क्या क्या कुछ कर रही है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुनज़्ज़म करने का, अज़सर नो बल्कि मुनज़्ज़म करने का फैसला हुआ है और इस तहरीक का नाम
कुछ मंचलों ने पीडीएम रखा था। टाइम पास करने के लिए इमरान खान सरकार में हुकूमत को, अपोजिशन को अगर इस तरह की हरकतें करने को ना मिलती तो फिर मेरा ख्याल है अवाम पाकिस्तान अपोजिशन को फरामोशी कर बैठते। गालिब गुमान नहीं, मुझे यकीन है कि इस तरह के हरकत और सकनात का मकसद नवाज शरीफ की वापसी की बातों पर से तवज्जो हटाना है और इस मुहिम के आगाज़ के, इसके ऐलान के और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद भी लीगी क़यादत आपस में एक पेज पर इस हवाले से नहीं है। वो एक बड़ी खूबसूरत बात थी, मैं इसे इशारों में बयान फरमा रहा हूँ कि मियाँ साहब मौज में और वोटर जाए फौज में। आपको पता है फौज में कितनी मेहनत, मुशक्क़त, कितनी ड्रिल्स होती हैं, बिल्कुल कितना जिसको कहते हैं कि रगड़ा लगता है और उसके बाद फिर आप इंसान बन के सामने आ जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो आपने सुना मियाँ साहब मौज में, तो मियाँ साहब मौज मस्ती में और नून लीग की क़यादत जो है वो अवाम को अब बरक़ात बताएगी, फ्यूज़ समझाएगी इस एक मुहिम के कि इमरान खान ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया और ममनून हुसैन अगर होते तो कितना अच्छा होता, नवाज शरीफ अगर होते तो उससे ज़्यादा अच्छा होता। नवाज लीग अवाम को मुतहर्रिक करने चली है, गोया इसको यूं कहा जाए कि बगैर वजू अदायगी नमाज की माज़अल्लाह तैयारी है। हालांकि ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, रिलीजियसली तो खैर आप छोड़ ही दीजिए। बताया गया है कि महंगाई और लोड शेडिंग इस एहतजाज के बुनियादी महरक़ात होते हैं। अरकान असम्बली को अवाम से रब्ते की हिदायत की गई है, लेकिन अरकान असम्बली ये भी सोच लें कि अवाम से रब्ते की सूरत में उन्हें बहुत सारे सवालात का जवाब देना है। उन्हें यह भी जवाब देना है कि मियाँ साहब वो जो वहाँ पे बिन साजन झूला झूलूँ मैं वादा कैसे भूलूँ, वो जो सावन के गीत मल्हार के गाने गाते फिर रहे हैं, पिज़्ज़ा उड़ाते फिर रहे हैं, सिर्फ रेसलिंग का मुजाहरा करना रह गया है, बाकी तो सब कुछ हो गया। और पता नहीं कौन ये मीडिया एडवाइज़र है, तीसरी बार कह रहा हूँ, जो इस तरह की नाजुक मौके पर तस्वीरें लेकर के और मियाँ साहब को मज़ीद खिफ़त में मुब्तला कर देता है। क़यादत के इलाज पर असरार के जो पर्दे हैं वो गहरे हो चुके हैं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूँ, मेरे साथ मोहतरमा उज़्मा द ग्रेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बनफ़ नफीस कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। कोशिश कीजिएगा बच बचा करके मेरी और उनकी तकरार के दौरान जो भी काम की बात हो रही हो वो आप लोग समझ सकें। उम्मीद तो इसकी कम ही है कि कुछ समझ में आएगा। अखुंज़ादा चट्टान साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुशामदीद कहते हैं इन्हें। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से लाहौर स्टूडियोज़ में दर्शन दे रहे हैं। तीनों मौज़ीन को, तीनों मेहमानों को अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए मैं हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार का सरकारी मौक़िफ़ लेने के लिए मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल आरिफीन, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज तो पहली दफ़ा आमना सामना टाकरा है, आज तो बहुत मज़े का प्रोग्राम अच्छा होगा। लेकिन मैं नाजरीन को ये बताते हुए नहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि मैं जैसे ही मेकअप में घुसा हूँ तो मैडम मुझसे ही पूछने वाली थी कि आरफीन कहाँ है, तो ये भी बड़ी अच्छी रही देख करके, मुझे बहुत मज़ा आया और अब नाजरीन को मज़ा आने वाला है प्रोग्राम में। मैडम हुकूमत की कारकर्दगी को बताने की जहमत उठाने के लिए खान साहब ने कहा है, हुकूमत की कारकर्दगी बताएंगे आप अवाम पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी है कहाँ? नूरुल आरिफीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ रियलिस्टिक हैं। हमने बिल्कुल, हमें सबको इदराक है, सबसे ज़्यादा उनको इदराक है कि ये 3 साल बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ दुरुस्त कर दी है, हम सिर्फ ये क्लेम कर रहे हैं कि जो तबाहशुदा इकॉनमी और तबाहशुदा इदारे और सिस्टम हमें मिले थे उनकी डायरेक्शन हमने सही कर दी है और हमने मुल्क को वापस ट्रैक पे डाल दिया है। और ये जो आइंदा 2 साल आपके जो हमारे हैं ये तरक्की के साल होंगे। किसके? वजीरों की? नहीं, कोई ऐसे वजीर जो हैं वो कौम की खिदमत के लिए हैं और उनका जो कप्तान है, उनका जो कप्तान है वो हरगिज़ उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अखुंज़ादा चट्टान साहब के चेहरे पे माशाल्लाह, रुख अनवर पे माशाल्लाह आप देखिए कितनी खूबसूरत दिलनशी मुस्कुराहट आई है। राना अरशद साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ताला इस मुस्कुराहट को कायम दायम रखे। मैडम आपने बात की खिदमत की, वो जो पेट्रोलियम की हवाले से, पेट्रोलियम की मद में वो जो कीमतें बढ़ा करके कौम की इन्वर्टेड कॉमाज में शहजाद बाबर साहब खिदमत कर गए, थोड़ा सा उसका हिसाब अगर दे दीजिए। चीनी बहरान का तो चलो होता रहेगा, वो तो जहांगीर तरीन साहब भी मुल्क में ही हैं, कौमी इदारे भी यहीं पे ही हैं, एहतसाब का इदारा भी यहीं पे है, वो तो जब मूड होगा तो उसका हिसाब किताब कर लेंगे। अद्वियात की कीमत में आमिर कियानी साहब आप समझ रही होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये खिदमत की थी आप लोगों ने?
देखें, जो तेल की कीमतें हैं ये इंपोर्टेड आइटम है, हमारे अपने मुल्क में तो तेल नहीं है, हम ये बाहर से मंगवाते हैं। नहीं तो नवाज शरीफ के तेल के कुएं थे, आसिफ अली जरदारी के तेल के कुएं थे, ये बात पहले भी पूछ चुका हूं। उन्होंने पॉलिसीज बड़ी गलत बनाई थी ना। अच्छा, इनकी पॉलिसी अच्छी थी इसलिए हमें पाकिस्तान को अरबों रुपए का डस पड़ गया। आप हमारी हुकूमत ही थी जो कि 75 रुपए लीटर तक भी पेट्रोल की कीमत लेके गई। जब भी इंटरनेशनल कीमतें नीचे जाती हैं हम वो रिलीफ आवाम को पहुंचाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं कंफ्यूज आ गया हूं। अखुनजादा चट्टान साहब, जरा याददाश्त पे जोर डालीजिए और मुझे बताइए कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है 75 रुपए लीटर फ्यूल आपने कब लिया है? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल जब कीमतें इंटरनेशनली गिरी हैं। चट्टान साहब वो मुस्कुरा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, फ्यूल की कीमत का तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा दौर था 2008 से 2013 तक, आप अपना रिसर्च टीम से कहे कि वो रेट निकाले इंटरनेशनल मंडी में हमें पी बैरल जो मिल रहा था 168 से लेकर 160 तक, यानी इनसे 1% की कीमत कभी इंटरनेशनल मंडी में फ्यूल कम नहीं हुआ है। लेकिन हमारे दौर में यहाँ पे लोगों को 85 से कभी ज़्यादा हमने लोगों को दिया नहीं है। और इस पे जो फिर आप और जनाब मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब के बयानात भी निकाले कि हम इंटरनेशनल मार्केट से 160 और 168 के दरमियान सौदा करते थे, तो और यहाँ पे 85, 82, 70 पे देते थे। तो आप इन दौर के इनके बयानात निकाले, इनके स्पोक्समैनों के बयानात निकाले कि वो हमारे बारे में क्या कहते थे। कभी 10% कहते थे, कभी कहते थे ये इस मिनिस्टर के जेब में जा रही हैं, कभी कहते थे ये उस मिनिस्टर के जेब में जा रही हैं, आप लोगों की जेबों पे 45 पे डाका डाल रही हैं। तो ये जो उज़्मा कारदार रेट के ऊपर और नीचे आने की बात कर रही हैं, तो आज आप देखें कि कोई 70 से पी बैरल ऊपर गया नहीं है। तो अगर इस रेट पे हम दे रहे थे और आप लोग तनकीद कर रहे थे, तो आज आप लोगों को क्या रेट पे लोगों को फ्यूल जो है वो देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ज़्यादा हो जाती है और कम हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि जो पूरी दुनिया में मुफ्त में दे रहे थे पेट्रोल के, आओ पेट्रोल लेके जाओ, हम आपसे 1% नहीं ले रहे हैं। तो इन दिनों में पाकिस्तान के लोग पी लीटर जो है वो 300-300, 200 पे लोग खरीद रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल गायब हो गए थे। पाकिस्तान में फ्यूल गायब हो गया था। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें, मैं मोहतरमा उस्मा कारदार के पास यही सवाल लेके जा रहा हूं। दौर में 200 रुपए पी लीटर मिल रहा था। राइट सर जी। मैडम 200 रुपए लीटर को अगर आप कम भी कर लें, इसको हम 125 मान लेते हैं, 75 रुपए हम समझते हैं कि ऐसी दरोगोई की जा रही है। 125 रुपए के हिसाब से कितना बड़ा खांचा लगा और ये पैसे गए कहाँ? आप अपनी टीम को बोलें थोड़ा सा रिसर्च करके दें। 117 से ये बतदरीज नीचे आया है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की बहुत कीमत गिरी थी और हमारी हुकूमत इसको नीचे लाते लाते 75 तक लेके आई। अब फिर चूंकि वहाँ पे कीमतें बढ़ गई हैं तो इसलिए अब दोबारा इसको बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है हम बाहर से मंगवाते हैं, वो किसी ने तो नहीं, लेकिन शहजाद बाबर की नौकरी क्यों खाई? वो जो भी कुछ एनर्जी क्राइसिस एकदम जो डेवलप हुआ था, देखें जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ी एक गहरी निगाह होती है हर जो भी मुल्क में सिचुएशन होती है, अगर वो समझते हैं कि एक मिनिस्टर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसको हटा के दूसरे को ले आते हैं। जाहिर है फिर अगर कोई बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो उसको लाने में क्या हर्ज है? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में लेके आते हैं। सर खान साहब जो हैं वो इतने कमिटेड आदमी हैं, आपने देखा कि एक आदमी अगर परफॉर्म नहीं करता तो फिर खान साहब जो है उसको कप्तान की हैसियत से बदल देते हैं दूसरे आदमी के साथ जो आकर के उससे बेहतर खिदमत करता है। सर कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपके टीवी चैनल का। और मैंने सुना है कि 25 जुलाई 2018 को आने वाला कोविड की शक्ल में हुक्मरान आवाम की तरक्की खा गया, आवाम का दुख दर्द और चैन छीन के ले गया। और मुझे तो इतना ही पता है कि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल फ्री हो गया और इन अली बाबा 40 चोरों ने अनाउंस किया कि हम पेट्रोल स्टोरेज करने लगे हैं, कैबिनेट मीटिंग हुई, लेकिन फिर वो ATM मशीनें
जो 8 जो पेट्रोलियम मसनूआत के डीलर थे उनके ताने बाने मिल गए, और फिर वो स्टोरेज की कमी इन्होंने पूरी ना की। मई 2020 में कितना पेट्रोल आया वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। जून में ज़्यादा आया, लेकिन जब 75 रुपये पेट्रोल हुआ तो पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिल रहा था। जिसके पास गाड़ी थी 500 रुपये का पेट्रोल, हत्ता के पीएसओ वाले भी नहीं दे रहे थे। और 26 दिन पूरे पाकिस्तान में लोग कोई फौतगी पर जा रहा था, एम्बुलेंसों में पेट्रोल नहीं था। फिर इमरान नियाजी ने 26 जून 2020 को 26 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, महंगा किया, और ओगरा की समरी मूव नहीं हुई। नियाजी साहब ने खुद ऑर्डर किया, फिनांस डिपार्टमेंट उसको टेकअप किया, और विद इन 1 आवर पूरे पाकिस्तान में हर पेट्रोल पंप पर तेल आ गया था, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया। और 10 माह के बाद एक्शन लेते हैं। अवाम की जेब पर 500 अरब का डाका मारा हुकूमत ने, और नदीम बाबर साहब को 10 माह के बाद फारग किया गया इस डकैती में। जैसे राजा आमर क्यानी को जो 500% मेडिसिन महंगी की गई, नैब ने टेकअप करने के लिए सोच विचार शुरू की, तो उनसे महकमा लेकर किसी और को ठेके पर दे दिया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आप कुछ ज्यादा ही बदगुमान हैं, आप कुछ ज्यादा ही बदगुमान हैं। आपने खान साहब की कारकर्दगी को बिल्कुल ने चीनी पर एक्शन लिया। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें तो मैं थोड़ा सा एक्शन यहाँ कराची स्टूडियो आपकी तरफ आता हूँ, खुदा की कसम आऊंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। 130 रुपए का मिल रहा है। थोड़ा सा इस महंगाई का जिम्मेदार हुक्मरान है। सर जरा सुनने की डॉलर फी बैरल पर ये 40 रुपए ऑटो पे रहते हैं। अच्छा मैडम, आपस की बात है कि रहती तो आप भी, लेकिन आप चूंकि उसको लाहौर में होती तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन खैर बहरहाल पूछना ये था कि 14 दिन इन्होंने 26 दिन कहा, मैंने इसको कम कर दिया, मैंने इसको 14 दिन समझा कि 14 दिन तक लोग अजियत उठाते रहे, पेट्रोल की बोतल लेकर के मारे मारे फिरते रहे, डाका पड़ता रहा। इन्होंने कहा 500 अरब, मैं इसे कहता हूं बिल्कुल कम करके मिनिमम 10,000 रुपए का डाका, कोई 100 अरब, कोई करोड़, कोई कुछ नहीं, मैं 10,000 रुपए का डाका कह रहा हूं। इस मुल्क में हुकूमत भी थी, इस हुकूमत का एक मुंतखब वज़ीर आज़म भी था, उस मिनिस्ट्री का एक मिनिस्टर भी मौजूद था। हमारा माशाअल्लाह पूरा निज़ाम काम भी कर रहा था, अगर तो इस निज़ाम को काम करने वाला समझा जाए तो। खान साहब को पता नहीं चला कि उनकी नाक के नीचे अवाम के साथ क्या कांड किया जा रहा है। आप जिस बात पे क्रेडिट ले रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात बड़ी कड़वी है, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा। इस एक बात पर तो मेरा ख्याल है कि इस्तीफ़ा बनता था। इस्तीफ़ा सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ से, साद रफ़ीक से मांगा जाता था। ख़ुद क्या मतलब है, इस तरह की एक्सरसाइज करते हुए किसी डॉक्टर ने मना किया है। शेख रशीद साहब जब बैठे हुए थे वज़ीर रेलवे बन करके, कितने हादसात हुए, शेख रशीद साहब से इस्तीफ़ा लेने की ना बात सुनी और ना शेख रशीद साहब ने इस्तीफ़ा दिया। कुछ फरमाइएगा मैडम। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी और राना अरशद से, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने कितने अपने वजीरों से इस्तीफे लिए थे? राना मशहूद की अब जो वीडियो आ गई थी पूरी उनकी जो करप्शन की, जो रिश्वत लेते हुए, तो क्या उनको वजारत से हटाया था इन्होंने? बिल्कुल नहीं हटाया था। तो ये तो क्रेडिट देना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि वो जब देखते हैं कि कोई उनका वजीर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है तो उसको फौरन रिमूव करते हैं। आपको पता है हमारे मुल्क में हर चीज का माफिया, हर चीज का माफिया है। हमारे मुल्क में आटे का माफिया, आपको आप क्रेडिट दे रही हैं, मैं वापस लेता हूं। नो मैडम, नो 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 नो, आप इमरान खान को क्रेडिट दे रही हैं, रुक जाइए। नो मैडम, जखीरा अंदोज़ी पे आ जाते हैं। नो 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 जब इनको आप रेगुलेट करें, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सुनूं, कम करें, मैं नहीं सुनूंगा मैडम। को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करें, किसी को रिलीफ नहीं पहुंचाया, ये तमाम माफियाज को रिलीफ पहुंचाया आप लोगों ने, और आप उल्टा इमरान खान साहब को क्रेडिट दे रही हैं। आप उन्हें निशाने हैदर देने की मुतमन्नी है, जबकि मैं ऐसा कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, खासतौर पर अपनी मौजूदगी में। जिस वजीर आजम से जवाब तलबी करनी चाहिए, आप उसकी शान में जो है वो जमीन आसमान के खिलाफे मिला रही हैं। मैडम आप बात कर रही हैं नवाज शरीफ के दौर में, तो रुक जाइए, आप बात कर रही हैं नवाज शरीफ के दौर में क्या कुछ हुआ। नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ ना, नवाज शरीफ की विकेट ली गई ना,
नवाज शरीफ अब हम पे मुसल्लत तो नहीं है ना, अब जो हम पे नाजिल है उसने क्या कुछ किया, वो बात जो हो रही है मैं उनकी बात को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं अपना पॉइंट पहले रख चुका हूं, इसलिए आप मुझ पे पटवारी होने का इल्जाम भी नहीं लगा सकती। ये जो नदीम बाबर साहब थे, इन्होंने जो इतने अरब रुपए का गुल खिलाया, उस पर उनकी गिरफ्तारी कहां हुई? जहांगीर तरीन के ऊपर FIR कटी, जहांगीर तरीन तो आज भी मजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके अलावा वो आमिर कियानी वाला एहतसाब, वो तो अभी तक हनूस बाकी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक लिख करके दे चुका कि परवेज खटक की कारकर्दगी को इन्वर्टेड कॉमास में लिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि वो मशकूक है BRT में जो कुछ हुआ खान साहब को नजर नहीं आया। ये सारी चीजें मिला करके भी अगर आप अमूमी तौर पर इस कारकर्दगी का दिफा करें तो फिर मैडम एक लाइन ही ऊपर कही जा सकती है कि अफसोस सद अफसोस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन ही सबको अपने कैबिनेट को कह दिया था कि मैं तुम लोगों को किसी को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा और ना मैं तुम्हें सेफ एग्जिट दूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई सवालिया निशान बनता है तुम इस्तीफा दो और जाके अपना नाम क्लियर कराओ और फिर वापस आओ। अभी जो केसेस हैं मैडम, उन्होंने इस्तीफा देने के लिए कहा था, यहाँ तो उनकी सताइश होनी चाहिए। बाबर अवाम ने लेकिन उनसे वो पैसे वापस कौन लेगा? फिर वो पैसे कौन वापस लेगा? और वापस आए, जिनका नहीं नाम क्लियर हुआ वो अभी तक वापस नहीं आए। अरे क्लियर तो आप वहां से वो इंडिया की वो जो अदाकारा है जो अजीब सी फिल्मों में आती थी, वो तो अगर यहाँ आ जाए तो उसको भी क्लियर करवा देंगे। ये क्या बात बता रही हूँ कि कितनी शुगर मिले हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, 44 अरब के उनके ऊपर उनको जुर्माने किए जा रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने मिसाल के तौर पे अगर 244 अरब रुपए खांचा मारा और उससे 44 अरब रुपए आप उनकी जेब में हाथ डाल करके निकाल लेंगे तो आपके ख्याल में वो बुरा मनाएंगे? अरे हम ये किस किस्म का एहतसाब? हमारी ये पहली हुकूमत है जिसने ये पब्लिक की है रिपोर्ट, वरना तो पहले आपको पता है कि शुगर मिल रिपोर्ट पब्लिक ना करती ताकि ये जगहसाई भी नहीं होती। रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद भी आप लोगों की तर्ज अमल तो वही है। ये क्या मजाक है? नहीं, हमारा कोई जो है गरीबों के पेट भर जाएंगे। चीनी 120 रुपए की है और इमरान नियाज़ी जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं। केस को उन्होंने बंद मशीन ने सारे केस जो है वो किसको दी गई? ये जहांगीर तरीन को मिली, ये मैं समझता हूं खुसरू बख्तियार को मिली। वो 3 अरब की सब्सिडी जो अवाम के बड़े आसान होते हैं, खजाने पर जाता है वो वापस लेकर पाकिस्तान किसी को मुजरिम नहीं। थोड़ा सा वक्त ब्रेक के लिए दीजिए मोहतरम। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो अखुंज़ादा चट्टान साहब से कुछ और मजीद सवाल उठाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब। सर, जिस शजरकारी मुहिम का एहसान हम पर जतलाया जा रहा है वो मुहिम तो बजाते खुद मशकूक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान CJP की ऑब्जर्वेशंस मैंने अभी सुनाई, उस पर भी इतरा रही है हुकूमत और ऊपर से कह रहे हैं कि हमारा शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें पनाहगाहें दी और लंगर खाने दिए। देखिए जी, आप कोई डका छुपा नहीं रहा, आप सारा सब कुछ खुल गया है। पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, हर एक को आज सोशल मीडिया की वजह से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आप लोगों को इतना देर तक धोखा नहीं दे सकता है। ये सोनामी ट्री पे जनाब मुहतरम इमरान नियाज़ी साहब बाहर की दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन उसको भी नहीं दे सकते। ये गूगल का ज़माना है, मैप का ज़माना है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को तो बिल्कुल नहीं दे सकता है। दुनिया में जो सोनामी झूठ है और सोनामी करप्शन है वो है ये सोनामी ट्री का। उज़्मा कारदार ने बहुत फखरी अंदाज से 2 चीज़ों का जिक्र किया कि हम वजीरों को हटाते हैं और हम रिपोर्ट शाया करते हैं। तो आप इस चीज़ पे गौर करें कि जो स्कैंडल इस हुकूमत के आ गए हैं और वो जो छुपने वाले नहीं थे और वो तश्ते बाम हो गए और हर एक के कानों तक पहुंच गए, तो आप इन सब का देख ले तो इसके ताने बाने जाके बनी गाला से, इसके ताने बाने जाके सिलेक्टेड वजीर आजम के साथ मिलते हैं। तो ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मैं इस तरह के कोई रिपोर्ट शाया करके या किसी मिनिस्टर से एक मिनिस्ट्री लेकर दूसरी मिनिस्ट्री में दे दूं, तो इस वजह से जो मेरी तरफ जो है वो लोगों का मोड़ जाएगा। लेकिन जब भी ये इक़्तिदार से जाएंगे और कोई गैर जानिबदार इदारे और गैर जानिबदार इदारा इनका एहतसाब करेंगे
तो ये इमरान खान के ख्वाब और ख्याल है कि मैं बच जाऊंगा, चाहे ये रिपोर्ट शाया करे, चाहे एक मिनिस्टर से एक मिनिस्ट्री लेके दूसरे को दे दे। दूसरा ये कि ये जब वो किसी को निकालता है, किसी से नाराज हो जाता है, तो ये चाहता है कि मैं उसको निकाल भी लूँ लेकिन उसको जलील भी करो और इसका क्रेडिट भी ले लो। मिसाल के तौर पे इनका जो KPK में पहले हुकूमत था, इन्होंने ज़ियाउल्लाह अफरीदी को निकाल दिया और इस पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। 8 साल हो गए, क्या वो ज़ियाउल्लाह अफरीदी पे वो करप्शन के इल्ज़ामात साबित कर दिए। इस तरह के शेरफाओ का जो कौमी वतन पार्टी था, जो इनके साथ इत्तेहादी थे, इनके एक मिनिस्टर बखबेदार खान पे उन लोगों ने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने इन पे इज़्ज़त हतक का दावा किया। अभी तक ना इस पे वो इल्ज़ामात साबित नहीं हुए और इज़्ज़त हतक के दावे में ये लोग जाके अदालत में माफ़ी मांग ली। इस तरह जहांगीर तरीन का चीनी का आप ले ले कि इसमें 90 अरब जो है अभी तक करप्शन हुआ है, लेकिन इसमें कारकर्दगी सर, लेकिन कारकर्दगी की कुछ और मिसालें मेरे पास मौजूद हैं खुनज़ादा चट्टान साहब, कुछ और एहसानात भी हैं, उनका भी मुआवजा लगे हाथों करते चलते हैं। मैडम ये मुझे बताइएगा, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के नाम पर ये जो तब्दीली आने वाली है, जिसकी तरफ तमाम तोपें मीडिया वालों ने कम से कम उठा रखी हैं, तमाम सहाफ़ती अंजुमनें स्पेसिफिकली इस एक नूरुल आरफीन साहब जनाब टर्न ये दूसरी दफ़ा हुआ है मेरा ख्याल। सर आप अपनी बारी पे खेलें सर, मैं अपना सवाल मौकूफ़ किए देता हूं, आप फरमाइए। जी नूरुल आरफीन साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये इस साहब के नाम पर जो अपोजिशन के साथ सलूक कर रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम नहीं घबराते। लेकिन इशू ये है कि ये चीनी पर एक्शन लेने वाले, आज पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम रो रही है कि इमरान नियाजी आपने एक्शन लिया था चीनी पर और 115 रुपए। FIA ने कहा कि तरीन को पकड़ना है, तो इन्होंने कहा कि नहीं पकड़ना, ये तो हमारा NRO है, और NRO ले लिया और दे भी दिया। फिर बात करते हैं कि जो मालम जब्बा पर परवेज खटक की जो चेयरमैन नायब ऑनरेबल ने फरमान जारी किया था, तो मेरा ख्याल है वो हवाओं के रुख अब भूल गए हैं, उनको बरी कर देते हैं। फिर चौरी बिरादरान से वोट लेते हैं, NRO लेते हैं, बजट पास करवाते हैं, तो मुरसलाई साहब को 3.25 साल बाद मिनिस्ट्री भी देते हैं, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि उनके तमाम जो केसेस हैं वो भी नैब विड्रा कर लेती है। आज गरीब रो रहा है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो जिम्मेदार को 2500 की DAP की बोरी थी वो 6,62 रुपए की हो चुकी है, और जो बिजली मियां नवाशी 5 रुपए 35 पैसे देते थे वो रात 7 से 11 तक 24 रुपए रेट हो चुका है। LNG की एग्रीमेंट, अब ये मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं कि ये कोविड के नाम पर वो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कहां पे हैं? अरबों रुपए का डाका मार के वो हैंडबैग पकड़ा और वो चले गए। वो कहां पर हैं? सवाल का जवाब दे दें, आपके लीडर कहां हैं? कहां पे वो है? किधर बैठ के पिज्जा खा रहे हैं? किधर बैठ के कॉफी पी रहे हैं? मैडम इज्जत देने कहां चले गए? रावलपिंडी रेंज रोड पर डाका मारा जुल्फी बुखारी ने। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैडम सर्वर ने लंदन बैठ के पकड़ लिया थोड़ा सा। कमिश्नर रावलपिंडी। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अपनी सियासी जो हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैडम मुझे सवाल पूछने दें। राना अरशद साहब, जो उनके प्लेटलेट्स शरीफ खानदान की जेब में पड़े हुए हैं, आपकी जेबों में नहीं है वो, और ना ही आपको कुछ मिलना है उनसे। अब मैडम थोड़ा सा अल्लाह का वास्ता, मैडम पार्टी जो मैं आपको बड़ा शर्मिंदा नहीं होते, ये शर्मिंदा नहीं होते। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए ना, थोड़ा सा तवक्कुफ। सर राना साहब, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता थोड़ा खामोश हो जाइए जी। मैडम अब मैं आ रहा हूं उस सवाल की जानिब जी जो बहुत ज़रूरी था मुझे पूछना। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, यही बिल मंजूर कराने के लिए आप लोग तब्दीली के झंडे को लेकर के और हमारे कंधों पे चढ़ कर के इक़्तिदार में आए थे। तमाम सहाफ़ती अंजुमनें मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, मार्शल लॉ माइंडसेट की पैदावार है, आज़ादी इज़हार की यकसर खिलाफ वर्जी है, और इसकी आड़ में हुकूमत महज अपना फ़ायदा मफाद परस्ती ढूंढ रही है। ज़रा कुछ फरमाइएगा।
नूरुल आरिफीन, ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल है, ये अभी सिर्फ कैबिनेट को मंजूरी के लिए पेश किया गया है। ये कोई असेंबली में नहीं आया, ना ये पास हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पूरी काबीना इसको स्टडी करेगी। कोई भी बिल अगर होता है, चाहे उसमें सेंटर में हो या पंजाब में या किसी प्रोविंस में, तो उनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा करके उनको ऑन बोर्ड लेके तो बिल फाइनल किया जाता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं, तमाम अक्रॉस द बोर्ड अगर जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, अगर इन सारों को ये फील हो रहा है कि इससे उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये बिल है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज़ाती हैसियत में आई एम श्योर वो बहुत रीजनेबल हैं। वो आप सबको बुला के आपसे मशवरा करने के बाद आप जो थोड़ा समझते हैं कि ये भंड हो गया, यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि इस बिल सही बात करते करते आपने ट्रैक छोड़ दिया, इसलिए मुझे कूदने की इजाजत दीजिए। आप जो उनकी शान में जमीन आसमान की गुलामी मिला रही, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैडम इंतहाई बावसूख ज़रा ये बताते हैं कि इस वक्त जो है वो बिल्कुल काम तैयार हो चुका है। एक बहुत अहम सोर्स खुद वज़ीर आज़म हाउस की वो ये कह चुकी है ज़ाती हैसियत में, उसने ये कहा है कि तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और इस वक्त साहब लोग जो है वो सुनने के मूड में भी नहीं है। साहब कौन है ये आपको पता है कि हम खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मैडम वही सोशल मीडिया, मैडम अभी बहुत सारे सॉरी करने, थोड़ा तवक्कुफ कीजिए। वही सोशल मीडिया जो आपकी आंख कान था, जिसके जरिए से आरिफ अलवी साहब वो इतने से पानी में कूद गए थे और फिर हमें वो कश्ती दिखा दिखा करके चप्पू चला चला के ऐवान सदर तक जा पहुंचे। मैडम इसी तरह के बहुत सारे करतब, बहुत सारे कारनामे आप लोगों के। आरिफ अलवी साहब रिक्शा लेके निकले थे और उसके बाद वो रिक्शा जा करके पार्क कहाँ हुआ? ऐवान सदर में। ये सोशल मीडिया नहीं होता तो आप लोग बेरोजगार होते, ना ये वजीर आजम होते, ना वो सदर होते, ना आप यहाँ पे हुकूमत की तर्जुमान होती। लेकिन अब अंधा खुद अपनी लाठी को क्यों लात मार रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो खुद कहते हैं कि हमें बनाने वाला ही मीडिया था, और सोशल मीडिया को तो वो कहते हैं तो ये एहसान फरामोशी क्यों? ये रेवोल्यूशनरी एक फिर ये एहसान फरामोशी क्यों? मैं ये आपको यही तो कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी इसको आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये रेगुलेशन कोई देखें, दो तीन बातें, मैडम बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, सिर्फ अंगूठा लगाने की नौबत रह गई। आप कह रही हैं कभी नहीं करेंगे। जिम्मेदारी का सबूत ये एपीएनएस से लेकर के सीपीएनई तक और जितने इदारे में नाम कोट कर सकता हूँ, ये क्यों सीख रहे हैं? आज का तमाम अखबारात उठा करके देखिए, फ्रंट पेज पे इश्तिहारात मौजूद है और उसमें एक लाइन बड़ी अलार्मिंग है। उसमें इमरान खान साहब से जो है वो किया गया है रिक्वेस्ट कि आप वजीर इत्तलात की इस एक मुतालबे पर कान ना धरें। वो अल्फाज में हज़्फ करके अपनी अल्फाज में बयान कर रहा हूं, वो अगर आप लाइन एक पढ़ लेंगी तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। मुल्क का वजीर आज़म इतना बेखबर है कि वो शहर के तमाम या मुल्क के अखबारात ही नहीं पढ़ता। उसकी मीडिया जो टीम है वो उसको नहीं बताती कि अखबारात में क्या छप रहा है। वज़ीर आज़म को किन मौज़ूआत की जानिब इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए? उनको हर चीज़ की खबर है और आई एम श्योर आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उन तक पहुंच चुके हैं और वो इंशाल्लाह ताला आपको ऑन बोर्ड लेंगे। और मुझे तो ऑन बोर्ड क्या लेंगे मैडम, सब छोड़ देना, मतलब मुझे तो कोई ऑन बोर्ड नहीं लेता। मेरी तो यही बात है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा जी। अखुंज़ादा चट्टान साहब हिस्सा है ना सर, किसी सहाफत की तंजीम का हिस्सा है ना आप। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा सबकी बात सुनने के बाद ही ये कानून आगे बढ़े। राइट। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर आपने अगर बाजीगर फिल्म देखी है तो उसमें शाहरुख खान कहता है कि इस वक्त तुम्हारी हालत उस अपाज किसी है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है लेकिन उसे पकड़ने के लिए उसके पास हाथ नहीं है। इस मीडिया की हालत भी इस वक्त कुछ ऐसी ही तो नहीं फील हो रही है आपको भी? देखिए जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कानून साजी कैसी हो जाती है। उज़्मा कारदार साहिबा को तो पता होगा, लेकिन पता नहीं वो क्यों उसको गलत बता रही है और ये हुकूमत कर भी गलत रही है। कानून साजी सबसे पहले बिल आ जाता है असेंबली में, वहाँ पे टेबल हो जाता है और उसको बहस के लिए ऐवान के सामने पेश कर। मैडम थोड़ा सा उनको, मैडम प्लीज उनको बात, मैडम प्लीज, वो गलत भी कर रहे हैं तो उनको बात करने दें, फिर उसके बाद बात कीजिए। पढ़े लिखा समझता हूँ, आप मेहरबानी करके अगर राणा साहब बात करते थे, आप इसके बीच में भी कूद पड़ती है, मैं बात करता हूँ, तो अगर आप साहब ने आजादी दी है तो इसका गलत मतलब नहीं सर, आप प्लीज बात कीजिए। बिल आ जाता है असेंबली में, उसको टेबल किया जाता है और फिर बहस के लिए उसको आगे कर देते हैं और बहस के बाद अगर
स्पीकर साहब समझते हैं कि इसमें कोई सुखम है तो फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजते हैं और स्टैंडिंग कमेटी इसके लिए एक कमेटी बनाते हैं और फिर इसके बाद आके पास हो जाता है, सेनेट में जाते हैं और सेनेट के बाद कैबिनेट के पास जाके और वहां से आखिरी चीज जो है वो सेनेट है, कैबिनेट है, कैबिनेट के पास जाके फिर वहां से पास हो जाता है। अब मैं दूसरा ये आपको कह दूं, जी सर प्लीज, मैं आपको दूसरा ये कह दूं कि ये क्यों इस तरह करना चाहते हैं। जिस तरह उज़्मा कारदार साहिबा ने कहा कि इमरानिया जी खुद समझते हैं कि मुझे मीडिया ने लाया है। हाँ बिल्कुल, लाया तो किसी और ने है, लेकिन मीडिया का इसमें बहुत किरदार है कि वो जो गैर हकीकी बातें करते थे कि मैं 45 रुपए तक डॉलर ले आऊँगा और 25 रुपए तक पेट्रोल आ जाएंगे और यूरोप से दुनिया के लोग आके यहाँ पे मजदूरी करेंगे और ये सब पासपोर्ट और करप्शन ख़त्म होगा और ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा मीडिया ने किया है कि लोगों को यकीन दिलाया है। ऐसे पेक तजियाकारों को बुला के और उसको बिठा के कि बिल्कुल ये बंदा जो कुछ कहता है ये हो सकता है, अगर ये आ जाए ये सारे मसाइल का हल ये। तो ये नियाजी साहब को पता है, आप उनको पता है कि अगर मीडिया को मैं पाबंद नहीं करूं बल्कि उसको और मीडिया मेरे खिलाफ जिस तरह की मेरी नाकामी है उसको, तो ये मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं कि दोबारा मेरा जो झूठ है, जो झूठी दावे हैं कि 3 साल में हमने ये किया वो किया वो किया, कि मीडिया उसको सच साबित करे। अब इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक वोटिंग मशीन है और एक मीडिया है। इस बार ये अवाम से वोट नहीं ले सकता है, ये चाहता है कि मीडिया को इतना गुलाम बनाए कि इनकी झूठ को दुनिया के सामने एक बार और पाकिस्तानियों के सामने एक बार फिर सच साबित करे। और दूसरा इसका आसरा जो है वो वोटिंग मशीन है, उसको पता है कि अवाम से मैं वोट नहीं ले सकता हूँ। शायद जिन लोगों ने लाया है वो आप पछता रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरह की तन्हाई का शिकार है, जिस तरह सर ब्रेक की कॉल दे दी गई है। ब्रेक के बाद राना अरशद साहब से इसी एक बात पर खुंजादा चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त की किल्लत के सबब हमें राना मोहम्मद अरशद साहब के पास जाना पड़ेगा। राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान में जो इस वक्त मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामी ये जो नया शोशा छोड़ा गया है उस पर बात करते हुए, और फाइनली जो मेरा सवाल आपसे होगा वो ये कि ये जो खिफ़त मिटाने के मिशन पर नून लीग ने अपने लोगों को निकाला है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला, जनाब-ए-मन नवाज़ शरीफ साहब वहाँ झूला झूल रहे हैं और यहाँ आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत गिराऊंगा। सर ये मुआज़ा किस तरह से मुमकिन होगा, ज़रा इस पर भी कुछ इज़हार राय फरमाइएगा। जी सिद्दीकी साहब, गुज़ारे ये है कि आज भी मियाँ शबाशी साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इजलास किया है, हमारा बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग के सदर, और एक आला सतही इजलास होता है। फिर उसी तरह जो PDM तहरीक, देखें जी अपोजिशन की पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या मौलाना फजल रहमान साहब हों, हम तो मुल्क के आइन की बालादस्ती और आवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। और यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के 747 दिन कब्ज़ा किए होने करवाने के बाद भी कहते हैं क्या बात है, कश्मीर पर हमने कैसे एक्शन लिया। चीनी 120 रुपये देने के बाद कहते हैं हमने कैसी चीनी आपको खिलाई है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत जो है, जो कुछ आज किया जा रहा है, आज जो बिजली महंगी हो चुकी है, ये बात हम पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे हैं, हम बाहर भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। लेकिन असल इशू ये है कि आज इन हुक्मरानों का कि ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर ये बादशाह सलामत जो कंटेनर से उतरते भी नहीं और हुकूमत पर भी राजमान है, ये एंकरों के साथ तज़हीक अमेज सलूक, मुबश्शिर लकमान साहब से लेकर जो सीनियर एंकर हैं, ये किसी दौर में किसी भी एंकर या रिपोर्टर पर हाथ नहीं उठाया जाता था। ये हुकूमत है जो अवाम के बुनियादी हकूक़ पर कब्जा करते हैं और जो बात हक की करते हैं उनके पीछे और जो टाइगर फोर्स है वो भी छोड़ते हैं, तज़हीक भी करते हैं। मैं समझता हूँ आज़ादी सहाफ़त पर यह सरेआम शब्बे खून मारने की साजिश किसी और की नहीं, ये इमरान खान साहब ने तैयार की है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे।
मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम रोल प्ले करता है, हमारी गलतियों की निशानदेही करता है। हमारे दौर में भी चीज़ें पॉइंट आउट होती थी, लेकिन हम उनसे सबक लेते थे। लेकिन ये कहते हैं नियाज़ी साहब क्रिकेट खेलूं, ये बल्ला मेरे हाथ में हो, लेकिन फील्डर कोई ना हो, फील्डिंग करने वाला कोई ना। और जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें लेकर आए हैं, पुराने शिकारी नए जाल की तलाश में हैं। खान साहब, ये शब्बे खून नहीं मारने दिया जाएगा। और जो कंटोनमेंट के बोर्ड के पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में मरकजी हुकूमत मुदाखलत कर रही है, सिद्दीकी साहब मैं ये आपकी खिदमत में पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ। हुकूमती मशीनरी वहाँ पर कारकुनों के साथ तज़हीक अमेद रवैया का इख्तियार किए हुए हैं। लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड है, सियालकोट है, या मैं समझता रावलपिंडी है। ये हुकूमत को, मरकजी हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और तमाम इदारों को, इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये चौथा साल इनके जाने का साल है। राइट सर, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। मैडम ये मुझे बताइएगा, जरा फोकस कीजिएगा उस सवाल पर जो अखूनज़ादा चट्टान साहब ने अभी उठाया था। मुझे तो बहुत ही खौफनाक वो प्रेडिक्शन उनकी लगी। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास अब सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक के इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम पर झोल झाल करे, और दूसरा पाकिस्तान ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल है इसके ज़रिए से मीडिया के पर काट दे। मैडम कुछ ज़्यादा ही रंजूर और दिल गिरफ्तार हैं, बदगुमान है आपकी हुकूमत से, या वाकई आपकी हुकूमत का इरादा भी खुदा न खास्ता यही है? वो बहुत दिल बर्दाश्त हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, अब वो सिमट के सिर्फ सिंध में रह गई है। अब इन लोगों को ये चट्टान साहब कहते हैं कि जी ये इनको फलाने लाए तो ढिमकाने लाए। एक तो बता दें कौन लाया? हम तो ये हमें पता है कि हमें अवाम लाए हैं, और मीडिया वो ब्रिज है जिसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पैगाम जो था लोगों के दिलों तक पहुंचाया, और फिर उनसे मैंडेट हमें मिला, और एक ट्रस्ट जो थी उन्होंने इत्तेमाद का वोट दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। ये जो राना अरशद साहब अपनी पार्टी की फिक्र करें, बलोचिस्तान में जो बातें कर रहे हैं वो वहाँ पे अब्दुल कादिर बलोच और जहरी साहब जो है ना वो चले गए आपके लीडरान और पार्टियों में, सब छोड़ के जा रहे हैं। आप भी अपना बंदोबस्त कहीं कर लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इंडिया में भी इस्तेमाल हो रही है, बांग्लादेश में भी इस्तेमाल हो रही है, श्रीलंका में भी इस्तेमाल हो रही है। हम अगर कह रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब 1970 से हर इलेक्शन आप कहते हैं धांधली ज्यादा है, सारी पार्टीज बैठ के हर इलेक्शन के बाद यूज करते हैं। मैडम रुकिएगा, अखूनज़ादा चट्टान साहब, सर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम वो टैलेंटेड कौम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चोरी में भी अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डिवाइसेस में भी और बहुत सारी चीज़ें। आपको पता है इलेक्शन भी जो होते हैं, यानी सॉरी असेंबली में जो मामलात हुए थे उसमें वो कैमरे पकड़े गए थे। मतलब मैं ज़्यादा तफसील में ना ही जाऊँ तो भी बेहतर है। सर अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के नाम पर ये जो कुछ हो रहा है, ये यकीनन मैं इस बात पर गुमान कर सकता हूँ कि ये अवाम की फलाह और बहबूद के लिए किया जा रहा होगा, लेकिन इसमें कोई झोल झाल, कोई अक्ल कुल नहीं कर देगा, इस बात की गारंटी क्या है? देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये कि एक बार हम आरटीएस के डसी हुई हैं, टेक्नोलॉजी के डसी हुई हैं। दूसरी बात ये कि हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मसला है वो ना कानून साजी का है, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का है। हमारे इलेक्शन में मसला ये है कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत इलेक्शन में हो, चाहे हम मशीन बनाए चाहे हम कुछ भी बनाए, हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम अपना इलेक्शन साफ और ईमानदारी की बात है, तो हमें इस तरह का कोई तरीका आप कौमी इदारों को बीच में घसीट मैडम जब आपकी अपनी नाकामी है, सवाल उठा लेते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में हार गए, आप अपने सिंध में भी सीटें हार जाते हैं। मैडम मैं नुक्ता एतराज उठाने वाला था। अच्छा नहीं लगता है अपना बार बार बीच में कूदना, अच्छा नहीं लगता। तो आप कौमी इदारों को बदनाम ना करें ना, आप सियासी बात करें। आप हमारे मुल्क में अखूनज़ादा चट्टान साहब सर खातून है, जरा थोड़ा सा ख्याल करें सर। आप अपना आईन पढ़ें, आपका आईन मैडम प्लीज, मैडम बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैडम आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, मैडम जरा मुझे बात करने दें। राना अरशद साहब थोड़ा सा तवज्जो, राना साहब प्लीज थोड़ा सा। पाकिस्तान में का करप्शन में मुराल बढ़ गया है इमरान नियाज़ी की क़यादत में।
इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है कि जो 120 आप पहले अपने 200 फेक अकाउंट्स की तो पहले आप वो हिसाब किताब दें। कतरी खत के अलावा आप लोगों के पास कुछ होता नहीं है, हर चीज में आप कतरी खत करें, इसलिए आखिरी बिल्कुल लम्हा कौम का पैसा मनी लॉन्डर करके आप बाहर ले गए। आपने 23 ममालिक में प्रॉपर्टीज आपके लीडरान ने बना ली है। थर्ड हाईएस्ट टैक्सपेयर है वो यूके में। इतना पैसा कहां से उनके पास जमा हो गया? कोई हिसाब किताब तो दे। कौम हिसाब मांगती है आप लोगों से। लूटे इमरान खान के पास 1 टका नहीं है बाहर, उसके पास उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो सादों डिक्लेयर किया है। 40 साल का हिसाब दिया है बनीगाला के प्रॉपर्टी का। हिसाब दे देना आप लोग। नाजरीन, ये मलाखड़ा यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब को, राना अरशद साहब को और मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा को इस फसाद की असल जड़ तक पहुंचाना चाहता हूं, और उसका नाम है सुहेल राना, जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम धर्म भरम हुआ है। ना वो स्टूडियो में लाइनअप करता और ना ये जो है एपिसोड धर्म भरम होती। मैं शर्मिंदा ही हो सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा हाजिर होते हैं, फिर जो कुछ होगा कल ही करेंगे इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।